हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पिछले सप्ताह के यानी कि जो अभी सप्ताह बीता, इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न है, देखो, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो ये कहां पर स्थापित की गई है? अभी बंगलुरु में स्थापित की गई है। ठीक है, बंगलुरु में स्थापित की गई 108 फीट ऊंची प्रतिमा। ठीक है, 108 फीट ऊंची प्रतिमा है जो कि कहां स्थापित की गई है? बंगलुरु में स्थापित की गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बंगलुरु में स्थापित की गई है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा है और किसकी है? नाथप्रथ कैंपगौड़ा। ठीक है, नाथप्रथ कैंपगौड़ा की ये मूर्ति है जो कि बंगलुरु के संस्थापक थे। ठीक है, बंगलुरु के संस्थापक थे। तो ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट देखो। और यहाँ पर प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? सुख समृद्धि, यानी कि सुख समृद्धि का प्रतीक। ठीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक। सुख समृद्धि पेपर में छपने वाला सवाल है, बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बंगलुरु के एयरपोर्ट में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, एयरपोर्ट परिसर में। ठीक है, उसके परिसर में इसको स्थापित किया गया जो कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा है और नाथपथ कैंप गौड़ा के। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये बेंगलुरु के संस्थापक थे। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखने। अगला देखो, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली के जन्म दिवस पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली के जन्म दिवस पर मनाया था। और इन्हें 1976 में, जो सलीम अली है, 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, हालांकि इतना डीप आएगा नहीं यूकेपीएससी में। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो कि 12 नवंबर को मनाया जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है? सलीम अली। ये क्वेश्चन बन चुका है एक बार पहले। ठीक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली। इनके जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो, वीरांगना सेवा केंद्र। वीरांगना सेवा केंद्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य क्या है? जो वीर नारियां हैं उनके कल्याण और शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु। ठीक है, वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु। त्वरित समाधान हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? वीरांगना सेवा केंद्र। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, वीरांगना सेवा केंद्र किससे संबंधित है? ठीक है, भारतीय सेना से संबंधित है। और उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया गया? वीर नारियों के कल्याण और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, देखो, भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया हाल ही में? भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? फरीदाबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फरीदाबाद जो कि कहां पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, फरीदाबाद जो कि हरियाणा में पड़ता है। और छपने वाला सवाल है, बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में
किस स्थान पर भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया, कहां पर किया गया है? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। ठीक है, आगे देखो आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने? ग्रेग बर्कले। ठीक है, दोबारा ये चयनित हुए हैं, इससे पहले भी यही थे ग्रेग बर्कले, अभी भी पुनः 2 वर्षों के लिए चयनित हुए। ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बन गए दोबारा से? ग्रेग बर्कले बन गए, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले। ठीक है, और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है दुबई। ठीक है, यूएई में पड़ता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए दोबारा से? ग्रेग बर्कले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आईसीसी T20 विश्व कप 2022। ठीक है, आईसीसी T20 विश्व कप 2022 सबसे पहले तो जीता कौन है? ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड जीता है। उपविजेता कौन रहा? ठीक है, उपविजेता कौन रहा है? पाकिस्तान रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीता कौन है? इंग्लैंड। उपविजेता कौन रहा? पाकिस्तान रहा। इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? सैम करन। ठीक है, सैम करन जो कि इंग्लैंड का मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा था। और साथ ही देखो सर्वाधिक रन किसने बनाए थे इसमें? भारत के लिए। और वैसे भी पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज ये बनाए थे विराट कोहली ने। ठीक है, विराट कोहली 296 रन बनाए थे उन्होंने। ठीक है, टोटल 296 रन बनाए थे। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आईसीसी T20 विश्व कप सबसे पहले तो आयोजन कहां होगा? आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, आयोजन कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ था। जीता कौन? इंग्लैंड। उपविजेता कौन रहा? पाकिस्तान। ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? सैम करन। और सर्वाधिक रन किसने बनाए? विराट कोहली ने बनाए थे। ठीक है, जो कि भारत के थे। और एक और चीज, ये कौन सा संस्करण था इसका? कौन से नंबर था? 8वां संस्करण था। ठीक है, इसका 8वां संस्करण, मतलब 8वां T20 विश्व कप कहां आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न मैदानों में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसे कौन जीता है? इंग्लैंड जीता है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2022। ठीक है, 2022 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 41वां मनाया जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक? देखो 14 से 29 नवंबर मनाया जा रहा है। ठीक है, 14 से 29 नवंबर कहां? नई दिल्ली में। ठीक है, 14 से 29 नवंबर तक नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसकी थीम देखो, महत्वपूर्ण है इसकी थीम। ठीक है, जो कि पूछी जा सकती है। थीम है वोकल फॉर लोकल। इस तरह से ध्यान रखना, वोकल फॉर लोकल, ठीक है, लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी थीम है। ध्यान रखेगा आप लोग, लोकल, वोकल फॉर लोकल, ठीक है, और लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी थीम है। ध्यान रखिएगा, 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कब से कब तक? 14 से 29 तक। स्थान पूछा जाएगा कहां पर मनाया गया और उसकी थीम क्या है, दोनों पूछने वाले सवाल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। आगे देखो, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूकेपीएससी इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वहां पर आते हैं, पहली राष्ट्रपति, पहली प्रधानमंत्री, कहीं यदि कोई महिला बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन लगातार आते हैं। तो ये कौन है? नताशा पिरक मुसर। नताशा पिरक मुसर। ठीक है, ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला देखो, चर्चा में रहा दक्षिण कावेरी वन्य जीव
अभयारण्य। चर्चा में रहा दक्षिण कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु सरकार द्वारा इसको अधिसूचित किया गया अभी, ठीक है, जो कि वहां का 17वां होगा, ठीक है, 17वां, तमिलनाडु का 17वां होगा, ठीक है, 17वां वन्यजीव अभयारण्य होगा तमिलनाडु का। इसको अभी अधिसूचित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु सरकार द्वारा इसको अभी अधिसूचित किया गया है। तो चर्चा में रहा दक्षिण कावेरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां से कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? कब से कब तक किया गया? देखो 19 नवंबर से 6 दिसंबर इसका आयोजन होगा, ठीक है, कहां होगा? कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र जो कि कहां पड़ता है? हरियाणा में आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, हरियाणा में आता है, कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन होगा। देखो 18 दिन के लिए इसका आयोजन हो रहा है, 19 से 6 दिसंबर यानी कि 18 दिन के लिए इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन हो रहा है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। इसकी शुरुआत कब हुई? देखो शुरुआत कब हुई है? 1989 में, ठीक है, 89 में शुरुआत हुई है। और शुरुआत में इसका नाम क्या था? केवल गीता महोत्सव। गीता महोत्सव से 1989 में शुरुआत हुई। अंतरराष्ट्रीय इसमें कब जुड़ा गया? जुड़ा गया 2016 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। शुरुआत हुई 1989 में, केवल गीता महोत्सव इसका नाम था। 2016 में इसके आगे अंतरराष्ट्रीय जोड़ा गया, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 18 दिनों तक ये चलता है, ठीक है, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध भी चला था और 18 दिनों तक ये महोत्सव भी चलेगा, ठीक है। आगे अगला देखो, G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। दो 2022, ठीक है, कहां पर ये आयोजित किया गया था? देखो 15 से 16 नवंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ था। कहां? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है, बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था। G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन जो कि 15 से 16 नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और 2023 के लिए अध्यक्षता किसको मिली है? भारत को, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2023 में इसका आयोजन कहां होगा? भारत में होगा। दो 2023 में इसका भारत में आयोजन होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण क्या है? इसका लोगो भारत ने जारी कर दिया है, ठीक है, लोगो जारी हो चुका है, लोगो जारी हो चुका है। उसका लोगो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका लोगो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। तो 2023 में भारत में इसका आयोजन होगा, लोगो इसका जारी हो चुका है, जिसका लोगो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। तो ध्यान रखिएगा G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2022 छपने वाला सवाल है, बिल्कुल, ठीक है, एक ये और ये दोनों महत्वपूर्ण सवाल है। और यूकेपीएससी के एग्जाम में आपको पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड में से एक एग्जाम में आपको अवश्य ये देखने को मिलेगा, ठीक है। G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2022 15 से 16 नवंबर डेट और कहां आयोजन हुआ? 2023 की मेजबानी कौन करेगा, ठीक है। तो 2023 में अध्यक्षता किसको दी गई है? भारत को 1 दिसंबर को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। आगे देखो, अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पर भी, ठीक है, इसको भी ढंग से छाप लो, यहीं से एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनना है पक्का, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है, 2022 किसको दिया गया? देखो शरद कमल, शरद कमल को दिया गया, ठीक है, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले भारत से कौन थे? शरद कमल, ठीक है, टेबल टेनिस से के प्लेयर है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि शरद कमल को दिया जा रहा है 2022 के लिए, ठीक है। क्या क्या इसमें दिया जाता है? देखो 25 लाख रुपए इसमें इनामी राशि दी जाती है, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है इनामी राशि कितने? 25 लाख रुपए। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न,
ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पहले नाम था, और वर्तमान में क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पहला किसको दिया गया, देखो पहला किसको दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, शतरंज के प्लेयर थे विश्वनाथन आनंद, इनको पहला दिया गया था। उत्तराखंड से किसे दिया गया है, अभिनव बिंद्रा, उन्हें कब दिया गया, 2002 में। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा फैक्ट। साथ ही मेजर ध्यानचंद कब से शुरू हुआ है, शुरुआत ये हुई है 1991 से। ठीक है, सारे फैक्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। देखो 1991 से इसकी शुरुआत हुई है। वर्तमान में इसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इससे पहले क्या था, इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न। 25 लाख रुपए इसमें इनामी राशि, और पहला किसको दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को। और 2022 में किसको दिया गया, शरद कमल को। 2021 में यदि पूछता है किसको दिया गया था, तो कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। ठीक है, तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, वहां से सवाल नहीं बनेगा। जब नया आ चुका है तो पुराना उतना ज्यादा संभव है कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा देखो द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि कोच को दिया जाता है, ये दिया गया 4 व्यक्तियों को। ठीक है, नाम इतने जरूरी नहीं है सभी के याद रखने, केवल ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टली कि किनको दिया गया। ठीक है, द्रोणाचार्य 4 को दिया गया है, और ये कब से दिया गया, 1985 से शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, 1985 से इसकी शुरुआत होती है। अगला देखो तीसरा इसमें क्या आता है, एक अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो ये पिछले 4 सालों में अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। इस बार कितनों को दिया गया, कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है, 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जिसमें से महत्वपूर्ण कौन है, एक तो लक्ष्य सेन, हमारे उत्तराखंड के लक्ष्य सेन है। ठीक है, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा देखो कई सारे जो राष्ट्रमंडल में पदक जीते थे। ठीक है, इनमें एक निकहत जरीन है, निकहत जरीन। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी ये पदक लाई थी, और साथ ही राष्ट्रमंडल में भी ये पदक लाई है। ठीक है, निकहत जरीन जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी। ठीक है, लक्ष्य सेन क्या है, बैडमिंटन। तो क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है, और एक है देखो एल्डोस पॉल, एल्डोस पॉल। ठीक है, ये क्या है, एथलीट है, एथलीट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एल्डोस पॉल जो कि क्या है, एथलीट हैं। ठीक है, तो इनको दिया गया अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा देखो 22 अन्य को भी दिया गया। सारे नाम महत्वपूर्ण याद रखने हैं नहीं इतने सारे। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है वो पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। देखो अर्जुन पुरस्कार 2022 में कितनों को दिया गया, 25 खिलाड़ियों को। सीधा सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कितने खिलाड़ियों को 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया, कुल 25 को। ठीक है, द्रोणाचार्य कितनों को दिया गया, 4 को। मेजर ध्यानचंद शरद कमल जी को दिया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये खेल पुरस्कार 2022 इनकी घोषणा हो चुकी है। ठीक है, प्रदान कब किए जाएंगे, 30 नवंबर को, 30 नवंबर को प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जी इन्हें सम्मान से सम्मानित करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आर कश्यप का निधन, आर कश्यप का निधन। ठीक है, क्या क्या है, ये प्रमुख गणितज्ञ थे, प्रमुख गणितज्ञ थे। साथ ही साथ इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है, ठीक है, चारों वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले। ठीक है, दुनिया के पहले व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, चारों वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है, आर कश्यप। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वैसे प्रमुख गणितज्ञ भी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन दोनों में आ सकता है, दोनों पूछ सकता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सवाल देखो, जैसे यूकेपीएससी का पैटर्न है ना, उस पैटर्न पर आधारित सवाल क्या है, इन अवर लाइफ टाइम अभियान, इन अवर लाइफ टाइम अभियान। ठीक है, एक तो इसमें जुड़ा हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, प्लस इसमें दूसरा कौन है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत का। ठीक है,
तो इनके द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम शुरू किया गया। कहां पर किया गया? देखो, इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। कहां पर किया गया? COP 27 में। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो सम्मेलन हो रहा था अभी 27वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? इजिप्ट या मिस्र में ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वहां पर मिस्र में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा COP 27 के दौरान भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर किस अभियान की शुरुआत की गई है? इन आवर लाइफ टाइम अभियान। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल लगातार यूपीएससी के एग्जाम में बने रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इन आवर लाइफ टाइम अभियान कहां पर शुरू किया गया है? COP 27 मिस्र में। ठीक है, भारत के द्वारा। और क्या है इसमें? देखो, उद्देश्य 18 से जो 23 वर्ष के युवा हैं, ठीक है, 18 से 23 वर्ष के युवा एक अच्छी जीवन शैली को अपनाएं। ठीक है, एक स्थायी जीवन शैली को लोकप्रिय बनाएं। स्थायी जीवन शैली को लोकप्रिय बनाएं। ठीक है, और साथ में पर्यावरण का संरक्षण भी करें, प्लस पर्यावरण संरक्षण, ये भी इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, दोनों चीजें, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ एक स्थायी जीवन शैली को लोकप्रिय बनाना 18 से 23 वर्ष के युवाओं द्वारा। ठीक है, ये इसका उद्देश्य रखा गया। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यहां से भी आ सकता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ कौन सम्मिलित है? या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ कौन सम्मिलित है? देखो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी आता है, और कंफ्यूज कर देगा आपको, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ, आप सोचेंगे सीधा पर्यावरण, नहीं, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये UNDP है। ठीक है, वो UNEP होता है। अगला क्वेश्चन देखो, डिजिटल शक्ति अभियान। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया। उसका उद्देश्य क्या है? एक तो महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, और डिजिटल मोर्चों पर महिलाओं को मजबूत बनाना, डिजिटल मोर्चे पर महिलाओं को मजबूत बनाना, प्लस साइबर सुरक्षा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइबर सुरक्षा, महिलाओं की साइबर सुरक्षा, ये इसका उद्देश्य है। तो डिजिटल शक्ति अभियान 4.0, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया। जो इसका पहला चरण था। ठीक है, डिजिटल शक्ति अभियान फर्स्ट जो आया था वो 2018 में। ठीक है, तो अभी 4.0 आ रहा है 2022 में। उद्देश्य क्या है? डिजिटल मोर्च पर महिलाओं को मजबूत बनाना और साइबर सुरक्षा उन्हें उपलब्ध कराना। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। और पहले अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, छपने वाला सवाल। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, 2023 इसको नाम दिया गया। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसको 2023 नाम दिया गया, 2022 के लिए जारी किया गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, 2022 का जारी किया गया और 2023 इसको नाम दिया गया। ठीक है, जारी कौन करता है इसको? जारी मुख्यतः जो जारी करता है इसको वो है जर्मन वॉच। अन्य दो संस्थाएं भी इसके साथ है। ठीक है, जारी करता है जर्मन वॉच। ठीक है, जारी करता है इसको जर्मन वॉच जारी करता है। उद्देश्य क्या है? देखो, उद्देश्य सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है 2030 तक ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को
आधा करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास, ठीक है, किए जा रहे प्रयास। तो इसका उद्देश्य ये देखो कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जो प्रयास किए जा रहे हैं देशों द्वारा, जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं उन देशों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के आधार पर इसमें रैंक दी गई है, ठीक है, उन प्रयासों के आधार पर इसमें रैंक दी गई है कि पहली रैंक पर कौन आएगा, दूसरी रैंक पर, उन प्रयासों के आधार पर, ठीक है। तो ये है विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, 2030 तक का इसमें लक्ष्य रखा गया है, उसकी दिशा में, ठीक है, किए जा रहे कार्य क्या क्या है। इसमें कुल 59 देश शामिल है, ये भी ध्यान रखिएगा, 59 देश, 59 देश इसमें शामिल है, ठीक है। और ये 59 कौन से हैं, जो 92% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, ये 92% पूरा, ये 59 देश, इन 59 देशों में जो रैंक दी गई है उसमें 1 से 3 स्थान तक कोई नहीं है, मतलब टॉप किसी ने किया ही नहीं है इसमें, ठीक है, टॉप 3 कोई नहीं है। यदि आप चौथा नंबर देखते हैं किसका है, डेनमार्क का, ठीक है, डेनमार्क का चौथा नंबर है। यदि आप 5वां नंबर देखते हैं किसका है, स्वीडन का, ठीक है। भारत का नंबर 8वें नंबर पर है भारत, ठीक है, पिछली बार 10वें पर था, भारत वर्तमान में 8वें नंबर पर आ गया, ठीक है। तो 2 स्थान का फायदा हुआ, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, चीन, ठीक है, 91वें नंबर पर है। और अमेरिका ये है 53वें नंबर पर, ठीक है, 52वें नंबर पर। भाई साहब, इतना सारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं ये दोनों देश, और कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, मतलब इस संबंध में कोई प्रयास इनके द्वारा नहीं किया जा रहा। देखो 51वें और 52वें नंबर पर, काफी पीछे ये लोग हैं, ठीक है। तो देखो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी करता कौन है, जर्मन वॉच। उद्देश्य क्या है इसका, 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसको आधा करना है, उसकी दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, ठीक है। 59 देश इसमें शामिल है जो 92% कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। 1 से 3 स्थान पर इसमें कोई नहीं है। चौथा स्थान किसका है, डेनमार्क का। 5वां किसका है, स्वीडन का। भारत 8वें नंबर पर है। और जो सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं ग्रीन हाउस गैसों का वो है चीन 51वें नंबर पर, और अमेरिका 52वें नंबर पर, ठीक है। अगला देखो, बाजरा मिशन। बाजरा मिशन किस सरकार का है, बाजरा मिशन असम सरकार का, ठीक है, असम सरकार। बाजरा मिशन है असम सरकार का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्यों इसको लाया गया है, एक तो फसल में विविधता, उद्देश्य क्या है इसका, फसल में विविधता, ठीक है, फसल में विविधता, ध्यान रखिएगा। और प्लस क्या है, किसानों की आय को दोगुना करना, किसानों की आय दोगुना करना, ठीक है, 2 इसके उद्देश्य हैं, दोगुना करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तो फसल में विविधता और किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से बाजरा मिशन कौन सी सरकार लेके आई है, असम सरकार। तो 2023 के वर्ष को बाजरा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष या अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज ध्यान रखिएगा, देखो, बाजरा मिशन असम सरकार और अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष या मोटे अनाजों का वर्ष कौन है, 2023, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है पूरा, ये सारे फैक्ट। आगे देखते हैं, अगला देखो, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 नवंबर को किसकी जयंती है इस दिन, बिरसा मुंडा की जयंती, ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती है, ठीक है। 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। इन्हें धरती बाबा भी इन्हें कहा जाता है, धरती बाबा कहा जाता है, ठीक है, इनको धरती बाबा कहा जाता है।
तो क्वेश्चन आएगा निम्न में से किसे धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है, बिरसा मुंडा। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर एक काफी अति प्रसिद्ध है। ठीक है, इन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, इन्हें धरती बाबा भी कहा जाता है। देखो मुंडा विद्रोह के नेता भी यही थे और साथ ही कब इनका जन्म हुआ था, 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है उसको देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस, ठीक है, महासंघ के एथलीट कमीशन में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, कौन है, शरद कमल। ठीक है, शरद कमल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है भारत के। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, इसके एथलीट कमीशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है, शरद कमल है। तो जो टेबल टेनिस महासंघ है इसका मुख्यालय कहाँ है, देखो स्विट्जरलैंड में स्थापना कब हुई थी, 1926 में। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको। देखो इन्हें 2022 के लिए क्या दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया। ठीक है, अगला है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या है, होमर। ध्यान रखिएगा, होमर। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, ठीक है, कौन बनी है अभी, लॉन्स नायक मंजू। ठीक है, 10,000 फीट से लगभग इन्होंने छलांग मारी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है, लॉन्स नायक मंजू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉन्स नायक मंजू अभी बनी हुई है। अगला देखो, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने, सीवी आनंद बोस, सीवी आनंद बोस। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने जो कि वहां के 22वें हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 22वें नंबर के वहां के सीवी आनंद बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह 15 से 21 नवंबर। ठीक है, 15 से 21 नवंबर को मनाया जाता है। नवजात शिशु किसे बोलते हैं, जो 0 से 28 दिन का होता है। ठीक है, मतलब जन्म से 28 दिन तक क्या होता है, नवजात शिशु। तो इस दौरान काफी नाजुक अवस्था में वो होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य भी यही है। देखो उद्देश्य क्या है, जो जच्चा बच्चा यानी कि जो महिला है और जो शिशु है, ठीक है, इनके सुरक्षा, सबसे पहले तो इनकी सुरक्षा, दूसरा इनका पोषण स्तर को सुदृढ़ करना। ठीक है, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य जच्चा बच्चा, ठीक है, महिला और शिशु की सुरक्षा तथा उनके पोषण स्तर को बेहतर करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, महिला और शिशु की सुरक्षा और उनके पोषण स्तर को बेहतर करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। इसकी थीम क्या है, ये भी पूछी जा सकती है, हर नवजात शिशु का जन्म अधिकार
स्वास्थ्य सुरक्षा, हर नवजात शिशु का जन्माधिकार, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये इसकी थीम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला है आर्टेमिस फर्स्ट मिशन। लॉन्च किया हाल में, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ठीक है, नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देखो कब किया गया? 16 नवंबर को किया गया। महत्वपूर्ण है बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा पर मनुष्य को, इसके जरिए चंद्रमा पर मनुष्य को पुनः भेजा गया। ठीक है, चंद्रमा पर पुनः मनुष्य को भेजा गया है। ठीक है, तो आर्टेमिस मिशन फर्स्ट, जो कि यह मिशन आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च किसके द्वारा किया गया? नासा के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, हाल ही में नासा ने किस मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर पुनः मनुष्य को भेजा है? किस मिशन के? आर्टेमिस फर्स्ट मिशन के माध्यम से। ठीक है, चंद्रमा पर भेजा, जो कि सबसे पहले कब भेजा गया था? 19 जुलाई 1976 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। ठीक है, साथ में अन्य 2 व्यक्ति और भी थे। ठीक है, तो इनको भेजा गया था अपोलो मिशन से। ठीक है, अपोलो मिशन सबसे पहला मिशन जो था अपोलो मिशन था, और वर्तमान में कौन है? आर्टेमिस फर्स्ट मिशन। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा आप। अपोलो मिशन से पहला व्यक्ति चंद्रमा पर उतरा था। ठीक है, और वर्तमान में जो गया है वो है आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च नासा के द्वारा। ठीक है, 16 नवंबर को, और चंद्रमा पर पुनः मनुष्य को इसके जरिए भेजा गया। जब पहले भेजा गया था तब कौन सा था? अपोलो मिशन। ठीक है, 19 जुलाई 1976 को। तो दोनों फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखने। ठीक है, आगे देखो, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, 2022 किसको दिया गया है? कार्लोस सौरा को। ठीक है, कार्लोस सौरा, जो कि कहां के हैं? स्पेन के। अभी हाल ही में स्पेन के कार्लोस अलकराज जीते भी थे। ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट जीते थे। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? कार्लोस सौरा को, जो कि कहां के रहने वाले हैं? स्पेन के। क्या है? निदेशक है, एक्टर है। ठीक है, तो इनको दिया गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखने। ये था इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और एक और जो चर्चा में रहा है वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय। ठीक है, जिसको शिफ्ट करने के लिए अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जो कि हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाना है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स में लिखा था, एक विक्रम एस, भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम एस, जिसको 18 तारीख को जिसने उड़ान भर ली है। ठीक है, विक्रम एस मैंने आपको लिखाया था, उसमें नोट कर लीजिएगा। 18 नवंबर को उड़ान भरी। ठीक है, 18 नवंबर को उड़ान भरी। तो क्वेश्चन बन सकता है किस तिथि को उसको भेजा गया? कब भेजा गया? 18 नवंबर को। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें नोट कर लीजिएगा। विक्रम एस, जो विक्रम एस लिखा था उसमें इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप आज यहीं तक देखेंगे। ठीक है, यहीं तक इतना महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो भी हमने अब तक का पूरा कवर कर लिया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखो, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, उसके लिए क्लास बिल्कुल रामबाण है। यहाँ से बाहर आपका करंट अफेयर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो जो लेटेस्ट घटना है वहां से ज्यादा करंट अफेयर्स आने की संभावना रहती है। और वैसे भी यूकेपीएससी आपसे कम से कम 10 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड में, नहीं भी तो कम से कम 30 नवंबर का करंट अफेयर्स आपको जरूर देगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ये क्लासेस लीजिए और इन्हें नोट कीजिए। और साथ ही देखो, केवल आपका उद्देश्य पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम देना तो नहीं होगा। यदि अभी समीक्षा अधिकारी आ जाए या फिर अभी क्लर्क के एग्जाम आ जाए या अन्य पद आ जाए, वहां भी जैसे जो मंदिर रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, तो कोई भी यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आगे भविष्य में 2023 के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं, तो आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आप लोग इसको अवश्य लें, नोट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।